द वेदर इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू गो डाउन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. और कराची के बारे में यही कहा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट तब्दीली जो है महसूस होगी. मौसम की मैं बात कर रहा हूँ. वैसे तब्दीलियां महसूस करना यहाँ जरा मुश्किल है, लेकिन आप किसी भी शहर में हो और इस वक्त मौसम में तब्दीली ज़ाहिर है. कराची में लेकिन आज द ह्यूमिडिटी वाज लो. देयर वाज जो हवा चल रही थी, दैट वाज द लैंड ब्रीज. सो लैंड ब्रीज विंटर्स में ऑलवेज बीकन्स some lower temperatures, even though it says it's 18 degrees Celsius right now in Karachi, but there is a decent wind, so hopefully temperature would go down. Quetta is at -4 right now, pretty cold. All right, चलें जी. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil, and then what have we got. मैं आप लोग के मैसेजेस अभी देख रहा हूँ और उन पे भी नजर डालना शुरू करते हैं. 7:24 हो चुके हैं. फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल खेला गया और जिसे कहते हैं ना कि भरपूर बदला लिया अर्जेंटीना ने क्रोएशिया से अपने पिछले वर्ल्ड कप की हार का. ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया ने 3-0 से शिकस्त दी थी 2018 में रूस में, और इसी मार्जिन से अर्जेंटीना ने हिसाब बराबर किया. आज अल्लाह सुबह बोले या कल रात बोले दोहा में, और 3-0 से शिकस्त देकर दे बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. एंड लियोनेल मेसी, वेल वही जो हम कल बात कर रहे थे, एट द ट्वाइलाइट ऑफ माय करियर. चलें जी, अब लियोनेल मेसी क्या ये वाला बयान देने वाले हैं. सिर्फ एक मैच की दूरी पे उनका मुकाबला होगा मोरक्को या फ्रांस से, ये फैसला हो जाएगा आज. एंड आई थिंक आई फाइनली गॉट माय प्रेडिक्शन राइट इन दिस वर्ल्ड कप. एनीवे, चलें जी, ग्रेट. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पर जो है वो हम नजर डालते हैं. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो अर्जेंटीना हैज बीटन क्रोएशिया कन्विंसिंगली 3-0. आई थिंक द फाइनल विल बी प्लेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द फाइनल? वेल, दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर द फाइनल एज वेल. फहीम, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस. आलेला फ्रांस. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा फहीम अली खान और भी क्या कहते हैं जी, I hope Mrs. Adil and Princess Sarah will be better. You will be feeling better after a good night's sleep. Yes, mashallah, the both of them are feeling better now. और सारा almost getting there. और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है यार, I actually slept a lot yesterday because मैं बस कल शो करके गया हूँ और फिर मैं समा टीवी पे अपीयर हुआ हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद I just slept and then I woke up pretty late in the afternoon for my TV show. So alhamdulillah caught up on my अब I'm feeling pretty okay. आज मैंने सुबह से अपना मॉर्निंग रूटीन भी रिज्यूम कर लिया है और नॉट द फुल रन जो मैं अपना करता हूँ, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्ते दूर रहा हूँ, 2.5 हफ्ते दूर रहा हूँ रनिंग से. सो अभी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा सीन. ओके, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, जब 2 रेलवे लाइनें एक दूसरे को 90 के जाविये से काटती उबूर करती हैं तो उसे डायमंड क्रॉस कहा जाता है. पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगहों पर यह सिलसिला मौजूद है, एक रोड़ी स्टेशन सिंध और दूसरा मलकवाल जंक्शन पंजाब. यहाँ एक खास तरीके से पटरी बिछाई जाती है. चले सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. फैसल मुकीद कहते हैं, लुक्स लाइक दिस मेसी रोनाल्डो डिबेट विल बी पुट टू बेड इन दिस वर्ल्ड कप इफ नॉट ऑलरेडी. ओह यस, एब्सोल्युटली. आई मीन सीरियसली, कल भी जो गेम खेला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माफ कीजिएगा रोनाल्डो का नाम कहाँ से आ गया, लियोनेल मेसी कल जो गेम खेला है, बंदा छा गया है यार. आई मीन एक तो गोल स्कोर भी किया और उसके बाद जो उसने गोल प्रोवाइड किया अल्वारेस के लिए, दैट वाज अमेजिंग. मेसी द ग्रेटेस्ट एवर, सीरियसली स्पीकिंग मैन, द ग्रेटेस्ट एटलीस्ट ऑफ आवर लाइफ टाइम फॉर श्योर. एंड छा गया है बंदा. ओके जी, रजाक साहब और क्या बताते हैं जी. रूसी जबान में मीर के माने हैं अमन. सोवियत यूनियन ने 20 फरवरी 1986 को खला में मीर नामी स्टेशन भेजा. 23 मार्च 2001 को इसको खला से अपने मदार से निकालकर जमीन के भस्म कर दिया गया. बिल्कुल जी, ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था. खलाई स्टेशन मीर, पहला खलाई स्टेशन. अब तो आपको पता है कि गेम काफी बड़ी हो चुकी है. अब तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है ही है, चाइनीज स्पेस स्टेशन एंड ऑल एंड स्टफ. चलें जी, फराज कहते हैं, टीम लॉस्ट अगेंस्ट KSA in their first match and now will play in the final at the same venue. Heads off to the team. Sharing few pics of the residential area with FIFA flags decorated the home. वैसे यार मैं ये सोच रहा हूँ कि फराज एक्चुअली कतर में ही, दोहा में ही रहते हैं और बड़ा इन्होंने वर्ल्ड कप एंजॉय किया और इस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस देखने जा रहे थे जैसे हम जो है वो पाकिस्तान कप के मैचेस देखने जाते हैं ना. आओ भाई, सिंध का मैच हो रहा है नॉर्दर्न के साथ, चलो आओ देखने चलते हैं, सैफी भाई एक्शन में होंगे, वो वाला सीन चल रहा है फुल. तो इन भाई ने बहुत मैचेस देखे अभी फराज ने, और मैं सोच रहा हूँ आप लोग कितना मिस करेंगे वो जो विड्रॉल होगा. आई मीन जो वर्ल्ड कप एंडिंग इज जस्ट लाइक वो 3-4, आई मीन क्या संडे को वीकेंड पे फाइनल है,
तो आप जो विड्रॉल वाला एलिमेंट होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी सॉलिड मैन. सीरियसली बहुत मिस करेंगे आप लोग. ओके जी, फैसल मुकीद कहते हैं मेसी जस्ट स्कोर्ड 11 गोल्स लास्ट सीजन इन ऑल कंपटीशन विद पीएसजी. ही ऑलरेडी हैज 5 गोल्स एंड 3 असिस्ट इन दिस वर्ल्ड कप. असली बड़े मैच का प्लेयर. देखो यार, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है रेहान अलवी. वो बहुत ही हार्ड कोर किस्म के क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन हैं. आप क्यों ये ट्वीट्स करके उनके जख्मों पे जो है वो नमक छिड़क रहे हैं? हमारा एक छोटा सा फुटबॉल का ग्रुप भी है, मुझे पता है. उसमें आप उसमें ये मैसेजेस मैं आप कर चुके हैं पहले. एक मैसेज में से पहले जो है ना वो आ चुका है. सो ठीक है, चलें. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं ट्वाइलाइट टाइम पीरियड बिटवीन डॉन एंड सनराइज, moments to embrace. Great sir, thank you for your photos that you are sharing to us from Mozambique. And then बशीर अहमद साहब ने ट्वीट किया हमें, पाकिस्तानी रुपए और अफगानिस्तानी करेंसी को जो है आपने कंपेयर किया है. देखिए, ये कंपैरिजन बिला वजह होते हैं. ये किसी की मुल्क की एब्सोल्यूट वैल्यू में करेंसी को जज करने से उस मुल्क की माशी हालत का आपको पता नहीं चलता. खुदारा इस बात को समझिए. मलिक जरीन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई. न्यूजीलैंड की टीम कब आ रही है और कितने टेस्ट और T20 खेले जाएंगे और कहाँ खेले जाएंगे? जो सब कुछ पूछ लिया मलिक जरीन भाई ने. ओके भाई, देखिए न्यूजीलैंड की टीम अभी आने वाली है अगले हफ्ते, और बॉक्सिंग डे से यानी 26 दिसंबर से जो है पहला टेस्ट मैच आपके शहर कराची में खेला जाएगा इंशाल्लाह. और 2 टेस्ट मैचेस कुल मिला के खेले जाएंगे. उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम, अच्छा उसके बाद आपको पता है कि ये दौरा जो हो रहा है पाकिस्तान, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान, ये आपको पता है ये डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो खेला जाएगा. यानी पहला टेस्ट मैच 26 से होगा, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 3 से होगा. फिर उसके बाद जो है एक ओडीआई सीरीज होनी है जो कि जनवरी के महीने में ऑफ कोर्स खेली जाएगी. और फिर उसके बाद जो है वो और भी फिर ये वापस आएंगे बाद में आफ्टर पीएसएल. तो वो तब की तब बात होती है जी. बिल्कुल. अभी 3 T20 मैच, माफ कीजिएगा 3 ओडीआई मैचेस जो है वो खेले जाएंगे. तो चलें जी, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हालात चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो वो तो एक मैसिव रीसेट हमें चाहिए इसमें. लेकिन देखते हैं न्यूजीलैंड भी क्या करती है हमारे साथ आके यहाँ पे. मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ हम फेवरेट्स हैं वैसे. उम्मे ऐमन सब लिस्टर्स को सलाम कहती हैं. वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब. जी बिल्कुल, ये खबर मैं पढ़ रहा था एंड्रयू फ्लिंटॉफ के हवाले से. ही इज बीन टेकन टू हॉस्पिटल आफ्टर टॉप गियर इंसिडेंट. इंग्लैंड के मशहूर ऑलराउंडर फ्रेडी फ्लिंटॉफ, जो कि BBC का एक बहुत ही मशहूर शो रहा है टॉप गियर के नाम से, गाड़ियों के हवाले से प्रोग्राम होता है. मैं ख्याल पिछले को 30-35 साल 40 साल से ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से आ रहा होगा. जोमी क्लार्कसन पहले किया करते थे, लेकिन फिर उनका फड्डा हो गया था. फिर 2019 से बहरहाल फ्रेडी फ्लिंटॉफ जो है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, इस शो को होस्ट कर रहे हैं. ही हैड सम एक्सीडेंट देयर ड्यूरिंग वन ऑफ द टेस्ट कार्स एंड ऑल, और उसके बाद उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है. एंड अच्छा, ये पहली ही बार ऐसा नहीं है, याद रहे कि इनका जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है while having this thing. So we just hope, he's just 45 years old and we just hope that और जो खबरें आ रही हैं इनिशियली वो यही है that the injuries are not life threatening, यानी उनकी जिंदगी को जो है ना वो कोई खतरा इससे नहीं है. That's very nice. फजल फैजी साहब कहते हैं yesterday I joined the show after 15 days absence as alhamdulillah I performed umrah in these days but I missed an opportunity to host you in Peshawar. Maybe next time, but I prayed for you, our family, our sunrise friends. माशाल्लाह सर, जबरदस्त. दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर आपके और आपके साहबजादे की. और पेशावर में बिल्कुल आप नहीं थे, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत जगह पर थे. अल्लाह ताला आपकी इबादत और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए. आमीन सुमा आमीन. और इसके अलावा जवेद साहब ने एक और जो है वो खबर शेयर की है शर्जील खान के हवाले से. हाँ जी, शर्जील खान को कल पाकिस्तान कप में लोगों ने खेलते हुए देखा, और शर्जील खान इज गोइंग थ्रू सम जबरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन. ही हैज लॉस्ट some weight. Sharjeel was massively overweight. Seriously, like तरस आता था उसको देख के, और ऐसा लगता था कि दैट हम कभी लाला से भी, शाहिद आफरीदी से भी बात करते थे, तो लाला पर्सनली शर्जील को एडमायर करते थे फॉर हिज हिटिंग स्किल्स. लेकिन वो ये कहते थे कि यार इसको, और इसके बारे में भी, क्या नाम है, मोइन खान का जो बेटा है, इन दोनों के बारे में यही कहते थे यार जिनको अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं है ना, उनको फिर जरा आगे आना उनका जरा मुश्किल हो जाएगा हमारी क्रिकेट में, जिस तरह के हमारे यहाँ बेंचमार्क्स वगैरह बना दिए गए हैं. सो आजम खान हुए या शर्जील हुए, आजम खान तो मुझे लगता है चिल है, वो उसको फिक्र नहीं है, लेकिन शर्जील को अंदाजा है कि ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम. शर्जील डजंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. और शर्जील के लिए जो उससे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त जो साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है हेल्म ऑफ अफेयर्स इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, रमीज राजा, ही डजंट लाइक, अपेरेंटली डज नॉट लाइक शर्जील खान. शर्जील खान के जो करियर पे एक दाग लग गया है PSL में फिक्सिंग के हवाले से, वो आई थिंक आमिर ने आके जो है ना वो सबकी गेम भी खराब किया है काफी ज्यादा. एक तो इनको लाके एहसान करो इन पे, और फिर इनके जरा नखरे भी जो है ना वो बर्दाश्त करो. बहरहाल शर्जील इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. आई रियली थिंक ही डिजर्व्ड अ चांस, लेकिन नाउ दैट ही इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे तो ऐसा लग रहा है
बाय दैट टाइम द PSL विल स्टार्ट इन द सेकंड वीक ऑफ February. शर्जील अभी भी तकरीबन 2 महीने हैं यार, कर ले कोई 8-10 kg और लूज कर ले, सही फिट लगेगा बंदा. बट देखते हैं. अच्छा, ये एक गलत फहमी ये बताई जाती है कि आप अगर अपना वेट लूज करेंगे तो आपके स्ट्रोक से पावर चली जाएगी. यानी यार ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये वाकई ये इस तरह की चीजों पे खिलाड़ी बिलीव करते हैं कि मैं अगर दुबला हो गया तो मेरे शॉट्स की पावर जो है ना वो खत्म हो जाएगी. अरे भाई, तेरे शॉट्स की पावर इज मोर अबाउट द टाइमिंग रादर देन हाउ मच फैट दैट यू आर कैरिंग इन योर बॉडी, फॉर गॉड सेक. रहमान खिलजी साहब, अच्छा फातिमा और अब्दुल मुक्तदिर की तरफ से मैसेज आया, कहते हैं हेलो अदील अंकल, एग्जाम्स आर ऑन एंड प्रीटी ड्राई विंटर्स. या द विंटर्स आर ड्राई सो फार, लेकिन कुछ उम्मीद है इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर पाकिस्तान में बारिशें हो सकती हैं. ये चलते हैं आपको इस वक्त ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज अली नूर विद तेरे साथ. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज. होप यू गाइस एंजॉय दैट. एंड या 7:40 हो चुके हैं. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. पीर ज़हीर साहब, फैसल खान, एंड देन वी हैव गॉट मुनीर अहमद साहब. ग्रेट टू हैव यू बैक, कहते हैं बहुत शुक्रिया जी. और I only came to know your return when I saw your show uploaded on YouTube. I must acknowledge the uniqueness of your show. Thank you so much sir. बहुत शुक्रिया. आगे आपने जो है ना वो तारीफें लिखी हुई हैं तो मैं यहाँ पे जरा रुक जाता हूँ. मुबशर नसीर साहब मेसी की तारीफ करते हैं, दैट इज ग्रेट. अरशद महमूद मलिक साहब कहते हैं कैन मोरक्को अपसेट येट अगेन. वेल, अपसेट की खास बात यह है कि आपको उसका पता नहीं होता, इसलिए मोरक्को कैन दे अपसेट, ऑफ कोर्स दे हैव बीटन 2 मैसिव साइड्स, बट नाउ दे आर, अब उनका मुकाबला हो रहा है दिफाई चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन के साथ. और जाहिर है तमाम तर स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग रियली फेवर्स फ्रांस देयर, बट वेल दैट्स व्हाट अंडरडॉग्स आर ऑल अबाउट. सो Go Morocco, Atlas Loins, as they say. Ruman and Rayan कहते हैं there have been so many days discussion about Haji. अच्छा ओके भाई, क्या कर रहे हो यार. उमैर हफीज साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, माय सन अरहम इज हैप्पी टू हियर यू आफ्टर 1 year. 1 year क्या हो गया भाई, 1 साल से क्या कर रहे थे अरहम. ओके, अताउर रहमान साहब, टुडे इज माय मदर्स आई सर्जरी, प्लीज प्रे फॉर हर हेल्थ. बहुत सारी दुआएं जी आपकी वालदा के लिए. आप अर्जेंटीना को मुबारकबाद भी देते हैं. ईशाल गुड मॉर्निंग कहती हैं, थैंक यू ईशाल. And what a good morning bro, Argentina won your show and this awesome song Perfect Drive, that is great. Dr. Shaila कहती हैं अस्सलाम वालेकुम and very good morning. चलें जी, आज इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है, इनफैक्ट अगर आपके पास किसी भी बड़ी न्यूज़ जो है पोर्टल का या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, इफ़ यू हैव गॉट एप्लीकेशन और आपने उसमें नोटिफिकेशन ब्रेकिंग न्यूज़ के ऑन किए हुए हैं, तो कल आपके पास जो है ना वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ पॉपअप हुई होगी. और दिस ब्रेकिंग न्यूज इज अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी. न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी. सो एटम्स के थ्रू जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के देयर आर 2 तरीके. देयर इज अ फिजन एंड देयर इज अ फ्यूजन. सो इस वक्त जो दुनिया में तरीका कार राइज है उसे कहते हैं फिजन. ओके, आप एक एटम, रेडियो एक्टिव एटम, प्रोप्लम उस पर बम्बार्डमेंट करते हैं, वो ब्रेकअप हो जाता है. ठीक है जी, जैसे वो ब्रेकअप होता है तो उससे होता यह है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से आप जो है वो उस एनर्जी से आप बिजली पैदा करते हैं, आप बेसिकली हरारत पैदा करते हैं और उस हरारत यानी उस हीट से जो है वो आप फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे कामों में आता है. एटम बम बनाते हैं आप उससे, न्यूक्लियर सबमरीन चलाते हैं और पता नहीं क्या क्या आप जो है ना बुरे बुरे काम भी करते हैं, लेकिन उससे अच्छे काम भी होते हैं. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ क्लीनर फ्यूल, लेकिन उसमें एक न्यूक्लियर वेस्ट आता है, उसमें हर उसके बाद एक न्यूक्लियर वेस्ट जिसको एक ठिकाने लगाना जो है ना वो आपको होता है. लेकिन बहरहाल कल का दिन साइंसदानों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था. इतना बड़ा दिन था कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसको जो है वो हेल किया गया है, उसको जो है वो सेलिब्रेट किया गया है. और यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनकी जाने जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है यानी उनकी वजारत तवानाई जो है उनकी तरफ से बाकायदा इसमें जो है स्टेटमेंट आई है. और वो बेसिकली गेम क्या हुई है, पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो है वो नेट एनर्जी गेन हुआ है. ओके जी, नेट एनर्जी गेन. कहानी क्या है? कहानी ये देखिए जी, मैंने आपको बताया फिजन यानी आप एक एटम को ब्रेक करके एनर्जी हासिल कर रहे हैं. बट व्हाट इफ आप एटम्स को मिला के उनको फ्यूज करके, नाम से लग रहा है ना, वो जो कहते हैं कि वो जो एनर्जी हासिल होती है ना वो तो कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की एनर्जी है. हमारे सूरज में और हमारे सितारों में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअली एक फ्यूजन के थ्रू ही ये एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस हो रही होती है. एंड वी नो व्हाट मैसिव एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड
इन द स्टार्स एंड इन द सन, यानी सूरज और सितारों में किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. तो ये कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है, इसको एक तरीका कार है जिसको हम फ्यूजन कहते हैं. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम जमीन पर यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं इन एन एफिशिएंट मैनर. इसको यानी इसकी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं. ओके, अब वो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी टू प्रोड्यूस वेरी लिटिल एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन. समझ रहे हैं ना आप ये बात? अब कल जो गेम हुई है ये एक बेसिकली कैलिफोर्निया में एक नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है विच इज नेम्ड लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया. इन्होंने जो है ना वो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीव कर लिया इसमें. और वो लैंडमार्क यानी आसान तरीन अगर मैं आपको समझाऊं, सो देयर इज अ नेट एनर्जी गेन. यानी अगर फर्ज करें कि उन्होंने 10 जूल की एनर्जी लगाई है, ठीक है जी, 10 जूल आपको पता है वो यूनिट है जिसके थ्रू मेजर की जाती है एनर्जी. 10 जूल की एनर्जी लगाई है तो उन्होंने उससे, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं आपको कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिहाज से, 15 जूल की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर ली है. यानी कम एनर्जी लगाने पर ज्यादा एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस कर ली है. सो देयर इज अ नेट एनर्जी गेन. अब तक क्या हो रहा था, हमें बहुत एनर्जी लगा के बहुत मामूली से हम एटम्स को फ्यूज करके एनर्जी जो है वो हासिल कर पा रहे थे. कहते ये हैं जी, दिस इज अ लैंडमार्क मोमेंट इन दिस थिंग. व्हाई? क्योंकि इससे इट हैज ओपन्ड द डोर्स. नाउ इट हैज जस्ट ओपन्ड द डोर फॉर अनलिमिटेड एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन योर एनवायरनमेंट. आपके माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर आप बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन का जो ये प्रोसेस है. न्यूक्लियर फ्यूजन को ना होली ग्रेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कहा जाता है. होली ग्रेल एक ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी में जो सिलसिला है उससे ये टर्म निकल कर आई है. होली ग्रेल एक बहुत ही प्राइज पोजेशन है जो जीसस क्राइस्ट का. तो कहा यह जाता है यार दिस इज द अल्टीमेट रेलिक ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो वो बेसिकली होली ग्रेल वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. अगर आपने द डिविंची कोड पढ़ा हो तो आपको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो होली ग्रेल जो है ना वो एक जरबुल मिसल के तौर से भी इस्तेमाल किया जाता है. और वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी चीज से कोई अल्टीमेट चीज होना तो उसे कहते हैं दिस इज द होली ग्रेल ऑफ दिस थिंग. ठीक है जी. सो एनर्जी प्रोडक्शन का होली ग्रेल इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कहा जाता है. सो पहली बार साइंसदान इसको कामयाब हुए हैं प्रोड्यूस करने में. इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद वो हीलियम निकलेगा और प्रोटॉन्स निकलेंगे. एंड द एनर्जी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दोस प्रोटॉन्स. सो खैर एनीवे, अब जो गेम हुई है ये कि यार ये काम हो गया, सब बहुत खुश हैं बिकॉज तकरीबन कोई 60 साल से साइंसदान बिजी थे, लगे हुए थे ये काम करने के लिए. विच इज वाई आई कैन टेल यू दैट हाउ बिग दिस थिंग इज. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि अब ये एक मेजर माइलस्टोन्स तो आ गया. अब हमारे घरों में कब के इलेक्ट्रिक जो है वो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन वाली एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या सप्लाई करने वाली है. तो हमारी जिंदगी में तो ये पॉसिबल नहीं है. मेरे ख्याल से हमारे बच्चों की जिंदगी के भी बुढ़ापे में आके शायद ये काम हो जाए कि जिसपे आप इंडस्ट्रियल स्केल पे ये चीज प्रोड्यूस कर सकें. सो आपको ज्यादा खुश होने की बात नहीं है समझे, लेकिन आप सिर्फ इस बात पे खुश हो सकते हैं कि साइंसदानों ने जो है वो ये काम कर लिया है और ये एक उन्होंने नेट गेन हासिल कर लिया है. अब ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी. असल चीज है उसको स्केल करना, बिकॉज अभी जो उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस किया ना वो तो इतनी मामूली सी एनर्जी है. वो तो खैर सिर्फ एटम्स को उन्होंने कुछ करके प्रोड्यूस किया होगा. अब आप सोचें यार किस लेवल के कैलिब्रेशन टूल्स होते होंगे जिससे वो इन चीजों को मेजर भी करते होंगे. लेकिन असल जो गेम स्टार्ट होनी है वो ये है कि यार जब आप इसको कमर्शियली वाइबल तरीके से जो है ना प्रोड्यूस करने लगेंगे. एंड अभी देयर इज अ long way to go and it is a very expensive project so far. कहते ये है कि ये जो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है it's a $3.5 billion facility, like 3.5 अरब डॉलर जो है ना वो इसमें खर्च किए गए हैं. और this is quite amazing. So बहरहाल जी, so हीलियम और न्यूट्रॉन, did I say proton? No, not proton, न्यूट्रॉन एक्चुअली जो है वो इससे रिलीज होता है. यानी हाइड्रोजन के एटम्स को ला के आप मिलाएं, फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करें, एक तरफ जो है वो न्यूट्रॉन निकलेगा, एक तरफ हीलियम निकलेगा और उसके साथ निकलेगी बहुत सारी एनर्जी. दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. वाओ, जबरदस्त, छा गए साइंसदान. तो भाई लेकिन आप बस वो यही है कि बस अब बस हो गया. अब आप बहुत टाइम लगेगा कि इस पर कोई ना गेम करने में. अभी कुछ दिनों पहले एक और भी खबर आई थी ना कि स्पेस से ना यूरोपियन जो एनर्जी एजेंसी है वो क्या कर रही है कि वो स्पेस के थ्रू सन, जहां पे अनलिमिटेड सन की पावर है स्पेस में,
उसको ट्रांसफर कर रही है जमीन पे थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और समथिंग, और उससे बिजली प्रोड्यूस करेंगे. पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में यार. आप तो देख के हैरान रह जाते हैं यार, कसम से यार. प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है इन लोगों की. लेकिन खैर चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. यार बड़े दिनों बाद कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो जरा रिवाइज हो गए, लेकिन जबरदस्त मजा आया जी. अच्छा जी, ओ भाई हमारे पास फैसल खान साहब. यार फैसल, खुदा की कसम, मैं अभी जिस वक्त बात कर रहा था ना, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज अभी बावलपुर हम गए तो वहाँ पे फैसल साहब से मुलाकात हुई, और फैसल साहब दिखने में तो बहुत ही मासूम से आदमी लगते हैं और तदरीस के शोबे से वाबस्ता है. मैं ये नहीं कह रहा कि तदरीस में लोग जो हैं वो मासूम नहीं होते, मासूम होते हैं, लेकिन मुझे पता चला था माशाल्लाह ही इज परसुइंग हिज PhD इन मेडिकल फिजिक्स. वाह. और ये कैंसर वगैरह के हवाले से किस तरह ट्रीटमेंट की जा सकती है थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑल. जबरदस्त. कहते हैं सर टुडे यू हैव वन द हार्ट ऑफ फिजिसिस्ट. ऑलराइट, वेयर इज माय नोबेल प्राइज देन? अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर दोज who haven't had enough knowledge of physics. यार थैंक यू सो मच यार. अहमद की कंपनी में रहूंगा मैं तो फिर जाहिर है सीखना तो मुझे सीखूंगा, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ना यार. बट दैट्स द थिंग यार. आई मीन फैसल साहब गुड लक यार, गुड लक, छा जाओ यार. अच्छा जी, इसके अलावा मोहसिन का मैसेज आया है. क्या बात है, कहते हैं लिसनिंग टू द शो टुडे, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन डिफॉल्ट? हो रहा है या नहीं? अबे नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है यार. ये तो मैं खैर पहले भी बोल चुका हूँ. डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन हालात, यानी सोच लें यार, हालात ऐसे हो गए कि समा टीवी ये रिपोर्ट कर रहा था कि जी, ये समा टीवी ने ये रिपोर्ट ब्रेक की है कि हमने अपने जो हमारे जो बड़े ही क्या कहना चाहिए पैम्पर्ड बच्चे हैं CSS वाले, जो कि फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, हमने पता नहीं कितने महीनों से यूरोप में वालों को तनख्वाह भी नहीं दी है. नहीं, खालिद फरशोरी साहब समा टीवी से ये खबर ब्रेक कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन हाउ बैड द थिंग्स वुड बी यार ऑफ ऑल द टीवी चैनल्स. चलें जी, इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं वाह व्हाट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूजन यू गिव, हाउएवर आई रेड दिस कॉलम टू बट कुड नॉट फुली ग्रास्प इट. ब्रो आप छा गए हो. नहीं यार, आपकी मोहब्बत है यार, मैं और क्या कह सकता हूँ. गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर. मोहम्मद अब्दुल्ला चौधरी कहते हैं वैसे एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, लाहौर माशाल्लाह मतला काफी साफ लाहौर का दिख रहा है. इसका मतलब ये कि जो स्मॉग वाला एलिमेंट है वो काफी हद तक कम हो गया है. सो दैट इज सो कूल. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब ने जो है, अरे रियाज साहब ने कल बड़ा अच्छा आर्टिकल शेयर किया था. अभी तो उन्होंने कुछ और शेयर किया है मेरे साथ, बट कल उन्होंने आर्टिकल शेयर किया था चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से. चाइना ने जो अपना एक जहाज बनाया है, अभी तक आपको पता ना, चाइना ने एक अपना इंडिजिनस जहाज बनाया है. कहने को इंडिजिनस है, लेकिन कहते हैं जी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स एक्चुअली वर इंपोर्टेड. उन्होंने अपना एक जहाज विच इज असेंबल्ड इन चाइना, जो कि उनका अपना जहाज जिसको वो कहते हैं, एंड विच इज गोइंग टू राइवल A320 एंड 737. तो बहुत बड़ी गेम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं चाइना. अभी तक उनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स कोई नहीं मिले. ओनली चाइनीज एयरलाइंस हैव गिवन ऑर्डर्स फॉर दोस एयरक्राफ्ट. बट I read that article sir, very good one sir. मैं अभी देखता हूँ, फिर आपको दोबारा भेजता हूँ. अभी आपने दूसरा मेरे साथ शेयर किया है, लेकिन मैं अभी वो शामिल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इस वक्त हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डाल रहे हैं. भाई हमारे वजीर आजम साहब ने मोटरवे M6 का संगे बुनियाद जो है वो रख दिया है. कल भी हम इसके हवाले से बात कर रहे थे. मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया गया है और कहते हैं जी 30 माह में, यानी 2.5 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा. यार ये मोटरवे बन जाए कसम से यार, गेम ऑन हो जाएगी यार, जबरदस्त गेम होगी. अच्छा जी, क्या कहते हैं, IMF ने पाँव में जंजीरें पहना दी हैं, माशी तबाही और महंगाई के चैलेंजेस, इमरान नियाजी को नाकामी होगी. अच्छा चलें जी, बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इकोनॉमी के बारे में बेहतर है कि ना ही बात करें, बिकॉज परसों जो वो बयान दे के चले गए थे कि पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे. इस तरह के बयान ना दिया करें यार, सीरियसली स्पीकिंग ये बड़ा अजीब सा लगता है. अच्छा जी, यार आज याद दिलाने, आज रेकोडेक पे बात करेंगे एक बार फिर से जरा. वी विल ब्रश अप आवर मेमोरीज ऑन रेकोडेक, और उसके बाद जरा बताएंगे कि जी ये कानून जो एक पास हुआ इसके हवाले से वी नीड टू टॉक अबाउट दैट. हाउएवर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें पड़ गई हैं दरारें. रेकोडेक पर काबीना इजलास, JUI और मैंगल ग्रुप का बॉयकॉट. वजीर आजम ने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी. मुआहदे पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी. सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत. एतमाद में नहीं लिया गया. इत्तेहादी जमातों का यह कहना है वुज़रा JUI और BNP को मनाते रहे. शहबाज शरीफ का मौलाना और मेंगल को फोन, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी. ओके जी, चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट दिए हैं नैब तरामीम केस के हवाले से. आप जानते हैं नैब में जो मनमानी तरामीम की है हुकूमत ने, जिसने नैब को बिल्कुल टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है.
उसका केस इमरान खान ने फाइल किया था और उस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 3 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा है. कल चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब कवानीन में तरामीम नामुकम्मल असेंबली ने की, फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ. क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांधकर तमाशा देखेगी? आप जानते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन हुए या चीफ जस्टिस साहब हुए बंदयाल साहब, ये अब तक अपने रिमार्क से एक तरफ नजर आ रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो दूसरी जानिब नजर आ रहे हैं. ही इज एक्चुअली सपोर्टिंग दीज अमेंडमेंट्स इन द नैब ऑर्डिनेंस. वो कहते हैं करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान उसी नंबर पर है जहां तरमीम से पहले था. या अल्लाह. कहते हैं अच्छा जी इसकी मजीद समाज जो है वो आज होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिफ्ता इस्माइल का बयान आया है, साबिक वफाकी वजीर खजाना. कहते हैं डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया, IMF ना आया तो फिर बचना मुश्किल है. ओके, तमाम IMF का ये कहना है कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं. इमरान खान का ये कहना है असेंबलियां इसी माह तहलील होंगी, 20 दिसंबर से कबल तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा. काफी हमारे साथ एक पेज पर असेंबली यार एक पेज पे तो पहले और लोग भी थे यार. असेंबलियां तहलील के बारे में आगाह कर दिया, हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, इजलास में खिताब. जी इसके अलावा सलमान शहबाज मुबारक हो जी, वतन वापसी मुबारक हो सलमान शहबाज साहब को जी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर हो जाएगी. जाहिर आपको पता है कि अगली स्टेप में इनके ऊपर जो केसेस वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, बिकॉज फिर ये कहा जाएगा कि जी अपना केस नैब जो है वो बिल्ड नहीं कर पाई है और उनको प्रूफ करना है सब कुछ जो है सिलसिला. तो यही मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि बेसिकली दीज आर द नेट प्रैक्टिस जो कि हो रही हैं मियाँ साहब की वापसी के हवाले से. तो इस तरीके को 3 दफा आप अपना किया जा चुका है, 4थी दफा जाहिर है इज गोइंग टू बी द बिग वन व्हिच इज द मियां साहब्स ओन वापसी, बिकॉज यही तरीका कार उसमें जो है वो इख्तियार किया जाएगा. ओके जी, अरशद शरीफ केस, JIT का इजलास, मकतूल की वालदा से मुलाकात ना हो सकी. और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन फरियाल टारपुर ना अहली केस का फैसला आज सुनाया जाएगा. और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वज़राए आज़म, फौजी सरबराहों, जजों को मिलने वाले तहाइफ का 10 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है. नूर आलम का ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ रूलिंग ना दी गई तो कौमी असेंबली में नहीं बैठेंगे. विफाक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? अपोजिशन रुकन का ये कहना है हुकूमत और इदारों की तज़ीक की इजाजत नहीं देंगे. ऑलराइट जी, खुर्रम शेर जमान मेयर कराची के लिए उम्मीदवार, हतमी ऐलान आज मुतवक्को. नाम तकरीबन फाइनल है. PTI के उम्मीदवारों की फहरिस्त में फिरदौस शमीम नकवी और अशरफ जब्बार जो हैं वो भी शामिल थे. जनवरी के मिड में हतमी तारीख आ गई है लोकल इलेक्शंस के हवाले से. बहरहाल जी अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. And yes, all in one rhythm, we know now the first finalist of the FIFA World Cup 2022. Well, FIFA World Cup, yeah, I mean, there had been controversies and all stuff, but we know कि जब World Cup का start हुआ, सारी controversies side पे की. The focus was on football and what a tournament these Qataris have put up. I mean, उनका अपना इंटरनेशनल इमेज कहां से कहां पहुंच गया है. नाउ दिस इज ये एक्चुअल रिटर्न होता है आपका फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का. काफी सारे लोग ये कहते हैं इतने बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए, विल दे मेक मनी आउट ऑफ इट? नो, दे मेक द सॉफ्टर मनी आउट ऑफ इट, लाइक सॉफ्टर पावर आपकी जो है बढ़ जाती है. बहरहाल ये हम बात करेंगे वर्ल्ड कप जो खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं कल के गेम के हवाले से. एज आई सेड, आई थिंक वी ऑल नो बाय नाउ दैट अर्जेंटीना लियोनेल मेसी की टीम जो है वो पहुंच गई है फाइनल में. 2014 के बाद 2018 में दे मिस्ड आउट एंड देन अब वो फाइनल में पहुंचे हैं. 2014 में दे लॉस्ट टू इन द फाइनल टू जर्मनी देन, और इस बार जो है दे हैव एंटर्ड इनटू द फाइनल विद स्टाइल. 3-0 विन, 3-0 से उन्होंने क्रोएशिया को शिकस्त दी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ मोर, आई वुड से I mean, देखिए स्कोर लाइन से हरगिज ऐसा नहीं लग रहा दैट वन साइड लाइक टोटली डोमिनेटेड द गेम. नहीं, आई थिंक इस मैच के कुछ हिस्से तक क्रोएशिया वॉज इन द हंट. क्रोएशिया मुकाबला जरूर कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पेनल्टी खाने के बाद से जो है ना वो जरा थोड़े से डाउन हो गए थे. एंड आफ्टर दे कंसीडर्ड द सेकंड गोल, पहले हाफ में ही 2-0 की लीड मिल चुकी थी अर्जेंटीना को. एंड सेकंड हाफ was thoroughly dominated by Argentina. 2-0 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आप नीचे चले जाएं अगेंस्ट अ टीम लाइक
अर्जेंटीना तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जुलियन एल्वारेस ने जो है वो 2 गोल स्कोर किए और 69th मिनट में और 39th मिनट में ही प्लेस फॉर मैनचेस्टर सिटी बाय द वे. यानी पहले तो लोन पे रिवर प्लेट गए हुए थे बट इस सीजन मैनचेस्टर सिटी वापस आ गए हैं और अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करना जो है ना वो आसान काम किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़े ऑनर की बात होती है. स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग इन बिग लीग्स एंड इफ यू आर प्लेइंग फॉर बिग क्लब्स लाइक मैनचेस्टर सिटी दैट रियली हेल्प्स यू. चलें जी, तो अर्जेंटीना 3-0 से जो है वो कामयाब हुआ है. क्रोएशिया डोमिनेटेड द पोजेशंस, दे हैड मोर शॉट्स ऑन गोल and however at the end of the day it's the number of goals that go in that makes the difference. Lionel Messi again well 2 गोल तो स्कोर करके स्टार ऑफ द प्लेयर was perhaps Julian Alvarez, लेकिन लियोनेल मेसी ने पेनल्टी पे एक तो गोल स्कोर किया एंड सेकेंडली जो थर्ड गोल मेसी ने क्रिएट किया फॉर एल्वारेज was amazing. So is this turning into Lionel Messi's World Cup? We will know pretty soon. अभी हम बात करते हैं आज होने वाले मैच के हवाले से और आज जो मैच होने वाला है ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन मोरक्को एंड फ्रांस. नाउ आई थिंक मोरक्को की टीम आई थिंक लॉट काफी बात इसके बारे में की जा चुकी है. उनकी टेक्टिक्स के हवाले से, उनकी जो स्ट्रैटेजी है गेम के हवाले से, इनके जो मैनेजर हैं वलीद उनके हवाले से काफी बात की जा रही है. रिलेटिवली अननोन गाय बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बिकम अ बिग नेम. इनके जो मैनेजर हैं मिस्टर वलीद रगरागी और he played, I mean he is the French born by the way. अच्छा, आपको पता है ना कि मोरक्को और फ्रांस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है. A huge Moroccan community lives in France. और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये आज मोरक्को ने हरा दिया ना फ्रांस को, हंगामे फूट पड़ेंगे, हंगामे होंगे, गाड़ियां जलेंगी, आप देखिएगा, पथराव होगा, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे. ये होनी है गेम यार ये, क्योंकि ये पहले भी पंगे हो चुके हैं. ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो मोरक्कन, आपको पता है कि मोरक्कन ऑफ कोर्स आर अरबिक पीपल बट वहाँ पे जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज और मुल्क के एक बड़े हिस्से में जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज फ्रेंच. जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश है तो उनके यहाँ जो है ना फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. सो फ्रांस और इनके जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो फ्रांस बोर्न है और फ्रांस में खेलने के बजाय दे प्रेफर टू प्ले फॉर देयर द कंट्री ऑफ देयर पेरेंट्स. उनके जो वालिदैन का जो मुल्क है उसमें उन्होंने खेलना जो है वो प्रेफर किया. बल्कि अगर आपको याद हो कि वो खिलाड़ी जो कि अभी रिसेंटली इनके मशहूर खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने पेनल्टी पे जो है ना वो गोल भी स्कोर किया था, क्या नाम था उसका, अशरफ. he too is a French born. in fact वो तो खैर स्पेनिश था लेकिन वो खेलता फ्रांस में ही है. इनके आपस में बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना अशरफ हकीमी ये खेलता है पेरिस सैंट जर्मैन के लिए खेलते हैं और लॉट ऑफ देम एक्चुअली प्ले इन द फ्रेंच लीग एंड स्टफ. सो ये गेम जो है ना ये काफी इसमें टेम्पर्स इन्वॉल्व होंगे. लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये फीलिंग आ रही है आज के जो मोरक्कन रेजिस्टेंस है वो मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो जाएगी. आज नहीं, फाइनल में पहुंचना है यार. फाइनल इज अ बिग थिंग यार. आई थिंक वो थोड़ा सा जो है ना इट्स टफ. और फ्रांस की टीम हमने ये देखा है कि फ्रांस की टीम फ्रेंच टीम के बहुत सारे खिलाड़ी, ये काफी दफा मैं बात कर चुका हूँ कि उनके शायद स्टार्टिंग लाइनअप के जो 3 खिलाड़ी हैं दे कुड नॉट मेक इट. वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, उनके 3 बड़े नाम. उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, डिडिये देशों जो कि उनके कोच हैं, रेडिंग वर्ल्ड कप विनर भी हैं और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी रह चुके हैं डिडिये देशों 1998 में व्हेन दे वन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम. और अभी तो खैर फाइनल जब हम देखेंगे तो क्या होगा. लेकिन फ्रांस इज चेजिंग सम अमेजिंग हिस्ट्री. आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप इन रीसेंट टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है. डिफेंडिंग चैंपियंस इस सदी में तो आते ही अगले वर्ल्ड कप में बाहर हो जाते हैं पहले राउंड में. लेकिन फ्रांस हैव टेकन इट ऑल द वे मैन and they have shown some guts. इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह ये मैच खेले थे और even though England was in control, they played perhaps the better side, more shots on goal and stuff, लेकिन फ्रांस फिर भी उसके बावजूद जो है वो गोल स्कोर करने में कामयाब हुए. ओलिवियर जिरू मैन, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. और उनके करियर के बिल्कुल इख्तिताम पे he's getting all the recognition. I mean what a workhorse he was for Arsenal. वो कोई उस लेवल का कहना चाहिए कि गोल स्कोरर नहीं था लेकिन आई थिंक he still is very popular among the Arsenal supporter. ओलिवियर जिरू, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विनिंग गोल भी जो है वो स्कोर किया था. So well if you ask me France versus Morocco, my take is
फ्रांस, बट आई वोंट माइंड मोरक्को विनिंग एज वेल, सीरियसली यार. बट चलें जी, हम वी वर थिंकिंग कि सम न्यू टीम वुड विन द फीफा वर्ल्ड कप, वो चीज हो नहीं रही फिलहाल. चलें जी, सो दैट्स इट अबाउट द डिस्कशन ऑन द फीफा वर्ल्ड कप. हाँ जी, अब क्या सीन है? अब ये सीन है, जरा क्रिकेट के हवाले से कुछ बात करते चले ना. क्रिकेट के हवाले से भी हम बात करते हैं और बताते चले आपको जी. अब से थोड़ी देर बाद जो है वो इनफैक्ट 15 मिनट बाद चिट्टगांव में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है. इंडिया हैज वन द टॉस एंड हैज चोजन टू बैट. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा जरा पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करते हैं जी. नसीम शाह हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ कराची टेस्ट ड्यू टू शोल्डर इंजरी. फास्ट बॉलर फेल्स टू रिकवर फ्रॉम इंजरी सस्टेन्ड ड्यूरिंग द रावलपिंडी टेस्ट. नाउ पाकिस्तान के 3 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, तीनों इंजर्ड हैं. बॉस बिड़ू, देयर इज समथिंग रॉन्ग. कोई पंगा है, कोई मसला चल रहा है यार. ये ऐसे क्या यार, तीनों बॉलर हमारे जो हैं वो हो गए. समझ में नहीं आ रही बात यार. कराची में टेस्ट होने वाला है हफ्ते से, आप जानते हैं, और इस हवाले से ज़ाहिर तैयारियां चल रही होंगी. पीसीबी विकेट सोच रहा होगा क्या बनाएं, क्या करें. भाई जिस तरह के विकेट बनाएंगे फायदा उसका इंग्लैंड ही उठा रहा है. और विकेट बनाए ना बस यार, ऐसी सीमेंट पे करा दे मैच, सीमेंट पे पट्टी होती है ना, उस पे करा दे मैच, ऐसे ही लग रहा है अब तो यार. बट बहरहाल, अच्छा जी, रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए, हाँ, रावलपिंडी ग्राउंड के लिए बैड न्यूज आई है. और रावलपिंडी पिच अर्न सेकंड बिलो एवरेज रेटिंग ऑफ 2022. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी बिलो एवरेज उसको रेट किया गया था, और अब इंग्लैंड वाले मैच में भी उसको बिलो एवरेज जो है वो रेट कर दिया गया है. कहते ये हैं जी, जो मैच रेफरी हैं पाइक्रॉफ्ट, रॉबर्ट एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनका ये कहना है दैट दिस सर्विस प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट नो असिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ बॉलर्स. लेकिन फिर भी इंग्लैंड मैच जीता है बॉस. 2 दफा ऑल आउट किया है उन्होंने, तो क्या बात है. अच्छा जी, रमीज राजा भी इस विकेट को एम्बैरेसिंग करार दे चुके हैं. आपको ये भी बात उन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा इट इज नॉट अ गुड एडवर्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट. कम ऑन मैन, 6-7 रन पे इंग्लैंड ने बैटिंग की है यार, मजा आ गया. बट एनीवे, चलें जी, क्या कहा जा सकता है. सो ये हो गया सिलसिला. आपको पता है कि यार ये जो डीमेरिट पॉइंट मिला है, आईसीसी का एक रूल होता है, और वो ये होता है कि वो ग्राउंड्स के पिच की क्वालिटी को भी जो है ना वो उसको रेटिंग करता है. एक 5 ईयर रोलिंग पीरियड होता है. एंड ये वेन्यूज जो हैं बेसिकली सस्पेंड किए जा सकते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ इट accumulate 5 डीमेरिट पॉइंट्स. यानी रावलपिंडी को 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिल गए हैं ऑन अ रोलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. यानी अगले, अगर मैं ये बोलूं कि अप्रैल में या मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था रावलपिंडी में. सो मार्च 2000 ये हम 22 में बैठ 2027 तक रावलपिंडी ने अगर 2-3 और डीमेरिट पॉइंट्स ले लिए तो रावलपिंडी में 5 साल तक टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती. तो भाई लॉट इज एट स्टेक यार. कुछ अकल के और समझ के नाखून लें यार. आई मीन आई रियली डोंट नो क्या कर रहे हैं ये लोग यार. आई डोंट नो व्हाई इज नोबडी लूजिंग देयर जॉब. हम ये क्यों नहीं सुनते कि जी इसकी जॉब चली गई, ही इज बीन फायर्ड बिकॉज ऑफ मेकिंग बैड विकेट. या बैड कौन है, हु इज द गाय? कोई ना कोई एक इंटर्न पीसीबी में एक इंटरनल ऑफिस मेमो तो सर्कुलेट होता होगा ना कि यार किस तरह की विकेट बनानी चाहिए. ये चेक करूंगा मैं कि विकेट बनाने के लिए क्या कोई मेमो सर्कुलेट होता है, ताकि लोग सिग्नेचर ऑफिस में, आपको पता है ना, लोग अपनी बचाने के लिए एक मेमो साइन करवा लेते हैं. अबे इसका भी साइन था, अबे उसका भी साइन था, सब फंसे एक साथ. तो ये कहीं ना कहीं पीसीबी में ऐसा पता नहीं होता है या नहीं होता. बहरहाल चेक कर लेते हैं. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 24 इज द टाइम. चलें तो गठी जाएगा सफर यार. अभी अपने रोड ट्रिप पे ना इसका मैंने जो एक्चुअल वर्जन है वो मैंने सुना काफी दफा. मजा आ गया यार, जबरदस्त यार. यानी आई थिंक रास्ते में क्या सुनने के लिए गाना बनाया यार ये मुसर्रत नजीर साहिबा ने. इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे इसके, मैं जो भी था, बहरहाल बड़ा जबरदस्त कॉम्पोजिशन थी. मजा आ गया यार. ये भी आतिफ ने भी अच्छा काम किया है. चलो जल्दी से आपके मैसेजेस पे नजर डालता हूं मैं. ये रिमेंबर आगे चल के हम बात करेंगे रेकॉर्ड डेक के हवाले से. यार रेकॉर्ड डेक छाग यार, हमारे लिसनर हैं हारिस लाहौर के, छा गए यार वो. मैंने रेकॉर्ड डेक का जिक्र किया और मुझे एक्चुअली स्टार्ट यही करना था कि मैंने आपसे कुछ महीनों पहले इसके हवाले से बात की थी. भाई ने उससे पहले ही एंटिसिपेट करके वो लिंक निकाल के भेज दिया यार. मार्च का लिंक था वो. कमाल है यार. मार्च का महीना तो ओहो, उस वक्त तो वजीर आजम भी इमरान खान होंगे. लेकिन खैर चलें, क्योंकि रेकॉर्ड डेक के डिस्कशन में इमरान खान का जिक्र जरूर आना है, उनकी गवर्नमेंट की अचीवमेंट का जो है वो जिक्र जरूर आना है. सो बहरहाल चलें जी, आगे चल के हम बात करेंगे उसके हवाले से. लेकिन अभी लेट मी जस्ट कैच अप ऑन द मैसेजेस दैट आई हैव गॉट हियर. मोहम्मद वसीम कहते हैं मेरी बेटी इशाल वसीम आपका शो सुनती है स्कूल जाते हुए. उसके एग्जाम्स हो रहे हैं कल से, 3rd टर्म क्लास 2.
आज कहती है ये वही अंकल हैं जिनसे आप मिलने गए थे सैटरडे को. आपने बता दिया ना कि वही अंकल हैं जी, बिल्कुल. इसके अलावा चौधरी साहब कहते हैं थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द फ्यूजन प्रोसेस सो ब्यूटिफुली अदील भाई. रिमेंबर दिस इज व्हाट अल्लामा इकबाल सेड लॉन्ग टाइम बैक. थॉट टू शेयर. इकबाल ने क्या कहा है भाई? हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरें. अल्लामा इकबाल का ये कहना है. सर कंफर्म है ना अल्लामा इकबाल हैं ये? आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ. हम गर्मजोशी से शेर पढ़ लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये तो इकबाल अहमद का शेर था, अल्लामा इकबाल थोड़ी थे. खान साहब भी आपको पता है ना गलत शेर कर चुके हैं. सो बहरहाल नहीं, वैसे ये लग रहा है इकबाल वाला शेर है. या आपको पता है हमको शायर वायर किस्म के आदमी नहीं है, हम तो कसरती पहलवान किस्म के लोग हैं, तो जरा शायरी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो इसलिए चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. शाहीन थैंक यू कहती हैं अर्जेंटीना प्लेड वेल. ऑलराइट. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ वाज योर मीटअप विद ताबिश. ताबिश के साथ मुलाकात अच्छी रही थी, और पिछली 2 दफा से मैं लाहौर गया था, ताबिश से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इस बार हमने रात गए टाइम निकाल के खैर मुलाकात कर ही ली, और बड़ा अच्छा रहा, मजा आया. Caught up on a lot of things because like we work together in one company as well, so ये सारी बातें थी. शोबिस की चटपटी खबरें भी सुनने को मिल रही थी. लेकिन यार पब्लिक यार माशाल्लाह ताबिश को जो अल्लाह ने इज्जत दी है, और हाउ पॉपुलर ही हैज बिकम. लाइक लिटरली मैं उस एंड में यही कह रहा था यार कहीं गाड़ी में चाय मंगवा के पी लेते बात, क्योंकि लोग सेल्फीज और सेल्फी बस वही चल रहा था. इवेंचुअली हमने कोने में एक जगह ले ली थी, वहां पे भी लोग आए जा रहे थे. सो या आई थिंक वेरी डिस्ट्रैक्टेड जो है वो कॉन्वर्सेशन थी, बट स्टिल वेरी नाइस मीटिंग हिम आफ्टर एंड वेरी गुड टू सी हिम डूइंग सो वेल माशाल्लाह. अच्छा जी, इसके अलावा अहमर खान कहते हैं जिन्होंने लियारी का दिल दुखाया वो आज सरेआम रुसवा हो गए. बिलाशुबा मैसी गोट है और मलेशिया की फेवरेट डिश भी. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी. अभी तो यार मेसी को पहुंचने के लिए उनको पहले फ्रेंच को भी तो हराना पड़ेगा ना. सुमेरा खान कहती है द रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश इन डॉन 50% medication samples collected of life-saving medicines turned out to be fake. As pharmacists, it is advised to buy medication from hospital pharmacy or big pharmacy chain. Save you and your loved one. Yeah, I think this is one technique that I've been using for some time now. आपको पता है कि अब बहुत ही branded जो हैं वो इस तरह की चेन्स आ गई हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, बहुत प्रोफेशनल अंदाज से. इसमें मैं फार्मास्यूटिकल रिटेल की बात कर रहा हूँ, नॉट नहीं, पीछे भी अच्छा ही काम हो रहा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो रहा है, बट रिटेल में यस आई थिंक नाउ आई थोड़ा सा मुझे दूर जाना पड़ता है, बट आई मेक श्योर कि मुझे कोई अगर दवा लेनी हो तो मैं एक्चुअल जो ये चेन जो ब्रांडेड फार्मेसीज हैं वहां पे जाके मैं खरीदता हूँ. सो ताकि यार कोई डर वाला एलिमेंट ना हो, बिकॉज यार मैं वाकई सुमेरा यार लाइफ सेविंग ड्रग उसकी फेक बन रही हैं. यानी वो बनाने वाले कौन लोग होते होंगे, इतने पत्थर दिल लोग यार. यानी आपकी इस गलत मेडिकेशन की वजह से एक बंदा अपनी जिंदगी, तो ये तो यार मौत का सौदागर हैं ये लोग. कैसे करते होंगे यार, वाकई यार सोच के ना कपकपी सी आ जाती है. उमैर पंजवानी कहते हैं इट्स ग्रेट दैट यू प्रेडिक्टेड फ्रांस टू विन. अब इंशाल्लाह मोरक्को जीत जाएगा. अबे छोड़ दो भाई, कल मैंने अर्जेंटीना को प्रेडिक्ट किया था जीतने के लिए. इसके अलावा तहरीन कहती हैं प्लीज अपडेट वेयर कैन आई बाय इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच टिकट. भाई एक वेबसाइट है जो कि आप पीसीबी के ट्विटर हैंडल पे जाएं. तहरीम अब मैं वेबसाइट की क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं मैं? देखिए अगर कोई मकामी लोकल कोरियर कंपनी होती तो मैं नाम ले लेता उसका. अब मैं क्यों लूं, मैं तो नहीं ले रहा नाम. बट बहरहाल आप वो उनकी एक वेबसाइट है, वहीं पे टिकट मिलते हैं सारे, वहां से देख लेना जाके. आप पीसीबी का आप ट्विटर हैंडल देखें और वहां पे आपको मिल जाएगा. गूगल पे कुछ कीवर्ड सर्च करें, वो भी आपको ले जाएंगे. अब तो सर्च करना बहुत आसान हो गया दुनिया में. अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं इंजरी का तो बहाना है, असल में टेस्ट मैच को कटाना है. वैसे हो सकता है, बात भाई सही कह रहे हैं. जुनेद सिद्दीकी कहते हैं टॉकिंग ऑफ एयरलाइंस, I happened to check on the flight options for 19 December and was shocked to know that there is a huge cut down in the number of flights on Karachi-Islamabad route. Serene previously offering 3 daily flights, now offering none on 19th. PIA once used to schedule 5 to 6 flights a day, now reduced to 3. अच्छा जी, कहते हैं Air Sial somehow unaffected and offering 4 flights a day. यार इसके पीछे क्या रीजन होगी मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है. Is the international is the domestic travel going down or whatever? Why is PIA का तो चले मैं मान जाता हूँ फिर भी, लेकिन बाकी सरीन क्यों फ्लाइट्स अपनी कट कर रही हैं? अगर आप कह रहे हैं 19 को एक भी फ्लाइट सरीन की नहीं थी, ये मेरे लिए परेशानी की बात है. अगर इसके अलावा डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक अल मगरिब. जी मोरक्को का आपको पता है अरबिक में अल मगरिब कहा जाता है. सो या गुड लक टू देम. शुजात इकबाल कहते हैं दिल मोरक्को दिमाग फ्रांस. अब देखते हैं दिल और दिमाग में फतह किसकी होती है.
क्या बात है जी, जबरदस्त। देखते हैं कि वाकई फतह किसकी होती है। और अभी मैं आपको लिए चलता हूँ ब्रेक की जानिब, लेकिन जॉन एलिया की तस्वीर मुझे नजर आई है और उनकी आज बर्थडे है। ओहो भाई, 14 दिसंबर 1931, टुडे इज द 91st बर्थडे ऑफ जॉन एलिया. Was an Indo-Pakistani poet, philosopher, biographer and scholar, one of the most prominent modern Urdu poet, popular for his unconventional ways. In his poem, supported communism in Pakistan. हाँ जी बिल्कुल, तरक्की पसंद मूवमेंट के तो खैर ये मेंबर थे, लेकिन बड़े यार ये रॉक स्टार थे यार. मैं इनको ना हमेशा रॉक स्टार कहता हूँ. इनका जो स्टाइल था ना पोइट्री का, वो बिल्कुल वैसा ही था, और जिस तरह वो पढ़ते थे और उनकी शायरी में एक अलग उसलूब था जॉन एलिया का. बट क्या बात है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. ओह, ये तो एक्सट्रीम बैड सीन हो गया. क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. कुछ होती है ना सूरतें एक जमाने में जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आप लोगों के लिए, आप हम सब के लिए. कभी ना कभी लाइफ में कैसा फेज आया होगा, हम सोचते होंगे कि यार यही तो शक्ल है, यही तो सूरत है, लेकिन फिर ऐसे मेमोरी से गायब हो जाते हैं कि वाकई गौर करने पे याद आते हैं. जॉन एलिया, क्या बात है जी. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. बुशरा जावेद का ट्वीट आया आज, पहली बार बुशरा ने ट्वीट किया. बुशरा बहुत दिनों से मुझे पूछे अदील भाई ट्वीट कैसे करते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट. मैंने उनको तरीका समझाया और देखिए बुशरा आपका ट्वीट मुझे मिल गया है. बुशरा जावेद कहती हैं प्लीज से थैंक्स टू माय पेरेंट्स फ्रॉम माय साइड. माय मदर नेम इज रुखसाना कंवल एंड फादर नेम इज जावेद इकबाल भट्टी. ऑलराइट भट्टी साहब एंड रुखसाना साहिबा, आपको आपकी साहबजादी थैंक यू कहना चाहती हैं. ग्रेटिट्यूड बड़ी खूबसूरत चीज होती है यार. जिससे भी चीज अच्छी लगे, कोई भी बात पसंद आए, कुछ भी हो, थैंक यू जरा बोल के देखिए, सामने वालों को कितना अच्छा लगेगा. इसको अपनी आदत बना लें. ठीक है, भाषण बंद करता हूँ, आगे बढ़ते हैं. विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ रिसर्च, न्यूक्लियर फिजिक्स. बिल्कुल जी. फरी सरफराज का मैसेज आया, आपका 12 लगता है ट्विटर काम करना शुरू हो गया है. तसव्वुर नकवी कहते हैं अपने शो में वाहियात बातें करने वाले को आप कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है. स्ट्रेंज. हमारी नजर में अल्लाह ने इज्जत आपको दी है. ताबिश को जो मिली है उसे इज्जत नहीं. यार कम ऑन यार, आई मीन प्लीज, ये क्या बात कर दी आपने भाई. मैं उसके साथ कोई शायद 1 घंटा बैठा हूँगा और उसमें कोई आके कोई 40-50 लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी सेल्फी खिंचवाने की. अब ये अगर इज्जत नहीं है तो फिर यार आप पता नहीं कि पॉलिटिकली अगर आप उससे किसी बात पे डिसएग्री करते हैं, बिकॉज तसव्वुर नकवी साहब आपकी डीपी में ज़ाहिर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार. दिल टूट गया यार आपकी बात सुन के. ये खैर, लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सादिक बशीर साहब कहते हैं व्हेन बैंकर्स विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ लेट सिटिंग, व्हाई अ लेट सिटिंग एम्प्लॉई इज कंसिडर एज अ हार्ड वर्किंग गाय, व्हाई दिस मेंटालिटी, व्हाई. अच्छा यार भाई टेंशन में है, बिकॉज इन्होंने वाकई इतनी दफा वाई लिखा है और आखिरी वाले वाई में तो जो वाई है वो 4 दफा उन्होंने प्रेस किया है. यानी भाई इस वक्त ईयर एंड भी चल रहा है, आपको पता है यार. बैंकिंग की जॉब के साथ ये इशू है, स्पेशली अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा है लोगों में जो है वो जो डिप्रेशन का लेवल और परेशानी की वजूहत हैं. आई मीन आई अंडरस्टैंड जो बैंक्स के टारगेट्स हैं और इस तरह के हम जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो में गुजर रहे हैं. बेचारों की बदकिस्मती ये हुई कि पिछले साल मसलन ये कि यार मैं एक और मेरे बैंकर दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक मशहूर बहुत बड़े बैंक के आईटी के हेड थे और उनसे अभी कुछ दिनों पहले, अब वो एक और बैंक में और माशाल्लाह बहुत बड़ी पोजीशन में, उनसे कुछ दिनों पहले वॉइस नोट एक्सचेंज हो रहे थे और वो कह रहे थे यार अदील पिछले साल जब मैं सोचता हूँ तो इन दिनों वी वर सो एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट ईयर 2022. और वो यही था कि स्टेट बैंक ने, आपको पता है कि उस वक्त रजा बाकर साहब थे और उन्होंने बड़े ही कुछ जबरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स और उन्होंने फुल थ्रॉटल पे प्रेशर दिया हुआ था बैंक्स को डिजिटाइजेशन के हवाले से, न्यू प्रोडक्शन, आरडीए पे क्या करना है, रास्त आने वाला है, ये सारी चीजें. वो कहते हैं यार हु वुड हैव थॉट कि हम 1 साल बाद जाके अपने एग्जिस्टेंस और अपने सर्वाइवल के ऊपर जो सवालिया निशानात लगे हुए हैं उसके हम सवालात के जवाबात जो है वो ढूंढ रहे होंगे. इस मुल्क का इस वक्त बैंकिंग का सबसे बड़ा मसला एलसीज का ना खुलना हो जाएगा, लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. सो यार वाकई सोच के भी जो है ना वो एक यहाँ पे भी कपकपी सी आ जाती है सोच के कि यार ये कहाँ ले आए हम अपने इस मुल्क को. यार ये आदमी ये लोग कहाँ ले आए हमारे मुल्क को. लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकाले. कमिंग बैक सादिक जाहिर है, आई थिंक इट्स द नेचर ऑफ द जॉब. मेरा ये ख्याल है कि हर वो बंदा जो कि हर जॉब का अपना एक सर्टन कैरेक्टर होता है, हर जॉब का अपना एक सर्टन मिजाज होता है. अनफॉर्चुनेटली दिस हैज टू डू अ लॉट विद द अनप्रोफेशनलिज्म इन द पाकिस्तानी वर्क कल्चर.
और बाज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है ये सिलसिला. मैं बार बार हर चीज में अपना जिक्र लाना पसंद नहीं करता, लेकिन आज से तकरीबन 17 साल पहले मैंने एक बहुत बड़े बैंक की जॉब, जो कि एक कसीरुल कौमी बैंक था, उसकी जॉब सिर्फ इसलिए मना कर दी थी बिकॉज मुझे वहाँ का वर्क कल्चर पसंद नहीं था. मैंने वहाँ इंटर्नशिप की थी. अगर दिन में 12 बजे शुरू, आप 1 बजे काम शुरू करेंगे तो फिर तो यार आप रात 9-10 बजे तो फारिग होंगे ही होंगे. और ये चीज़ मुझे काबिल कबूल नहीं थी, मेरे लिए एक्सेप्टेबल ये चीज़ नहीं थी. कि मेरे लिए अपनी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. और इवेंचुअली अपने करियर में I have compromised on some perhaps what I assume would have been a pretty reasonable career, but I just thought कि नहीं, it's not that thing. तो सादिक तो इशू ये काफी तफसीली बहस हो जाएगी. ज़ाहिर है बैंकिंग के टारगेट्स एंड ऑल एंड स्टफ, अच्छे दिनों में बने हुए टारगेट हम बुरे दिनों में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. और हर बैंक की अपनी यूनिक प्रॉब्लम है. कहीं ब्रांचों का कम होना है, किसी बैंक में बहुत ज्यादा ब्रांचें खुल जाना उनका प्रॉब्लम हो गई है कि हर नुक्कड़ पे हमने एक ब्रांच खोल ली. अब मैं वो टारगेट कैसे पूरा करूं? मुझे तो पता भी नहीं था कि यार 8 महीने बाद यहाँ ब्रांच बराबर में खुल गई होगी. यानी कुछ मीटर के फासले पर ब्रांचें खुल रही हैं यार अभी. तो हाउ डू दे सस्टेन दिस केपेक्स? खैर एनीवे, दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल बैंक्स, बट स्टिल यार इकोनॉमिक कॉस्टिंग भी तो कोई चीज होती है. बट खैर, सो यार ये मेंटेलिटी, अल्लाह मदद करे भाई आप लोगों की. मैं यही बोलूंगा, देखें यार हर जॉब का एक मिजाज होता है. अब मैं यही बोलूंगा कि अगर आप वाकई इस ब्रांच बैंकिंग और इस चीज में आना चाहते हैं तो फिर यार इस बात में ना, इस चीज के हवाले से आप सोच कर आइए कि यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं. पाकिस्तान का वर्क कल्चर ऐसा है, इस इंडस्ट्री का ये इशू है. और इस इंडस्ट्री में अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में आएंगे तो फिर भाई स्ट्रेस तो होगा और डिप्रेशन भी होगा. सो व्हाई नॉट लुक फॉर सम अदर थिंग? क्या ख्याल है? अच्छा जी, इसके अलावा फरी सरफराज कहती हैं, वन थिंग, टीचर्स रोल इन योर लाइफ, in your profession is vital up to the mark in such a way. I love to study physics, but in my BS I was forced by the hard and tough behavior of my physics teacher and I decided to stay chemistry. वाकई टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बास टीचर्स आपको एक सब्जेक्ट से मोहब्बत पैदा करवा देते हैं, जिस अंदाज से वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं. कितनी जिम्मेदारी आती है टीचर्स के ऊपर. आप किसी के वो जो 6 महीने का एक सेमेस्टर या 1 साल, एनुअल सिस्टम अब तो बहुत कम होता है, आप किसी के करियर का कोर्स सेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, उसकी सिम्त जो है उसका तयन कर सकते हैं सिंपली बाय द वे, बाय उस तरीके के जरिए जैसे कि आप उसको पढ़ा रहे हैं. ज़ुहैब भट्ट कहते हैं, जो काम सुबह शाम 6 बजे तक नहीं हुआ वो बाद में भी नहीं होगा, लॉग आउट. क्या बात है. शहजाद इकबाल कहते हैं, आज मेरे दोनों किड्स का रिजल्ट है, प्लीज प्रे फॉर देम. सर दुआ तो एग्जाम के दोनों में मंगवानी थी ना, अब तो सिर्फ रिजल्ट छप के आना है. बट बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. ओके, अरशद घुमरो, वेरी नाइस क्लिक, इसको रीट्वीट कर देते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा चलें अभी यहाँ पर हम रुकते हैं और ब्रेक से वापस आके हम अपने डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. विल टॉक अबाउट द रेकॉर्डिंग थिंग. ऑलराइट, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. आज अगर आप अखबार खोलेंगे तो कोई भी अखबार आप उठाएंगे उसमें ये खबर आई हुई होगी कि जो आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट, बल्कि क्या कहेंगे, जो नेशनल गवर्नमेंट विदाउट द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान जो है, जो सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट, उसमें कुछ इख्तिलाफात जो हैं वो सामने आए हैं. और इस इख्तिलाफात का जो महवर है वो रेकोडेक के हवाले से. रेकोडेक जो है वो मैं ये समझता हूँ दैट रेकोडेक की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में लाए करता है बिकॉज ये रेकोडेक अगर किसी प्रोग्रेसिव, अच्छे, समझदार, ईमानदार मुल्क में होता तो अब तक इसके खजानों से वो पता नहीं मुल्क क्या से क्या कर चुका होता. लेकिन रेकोडेक की बैड लक, इधर आ गया पाकिस्तान. अब पाकिस्तानी तो आपको पता है कि अपने खजानों पे शीशनाक बन के बैठे रहते हैं. खबरदार अगर किसी ने इसको छुआ भी, हम भी नहीं छुएंगे, पैसे जाया करते रहेंगे इस पे, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेंगे. तो कहानी बड़ी पुरानी है, 1990s की. मैं दोबारा जल्दी से, अच्छा देखें, अभी पहले बताते हैं अभी क्या हुआ है. अभी ये हुआ है दैट बीएनपी मेंगल ग्रुप, जो कि बलोचिस्तान के हुकूक की अलमबरदार जमात है, इसके अलावा JUI मौलाना साहब की जमात, जिसका एक बड़ा प्रेजेंस है जिसकी बलोचिस्तान में, उन्होंने ये कहा है कि जी वो उन्होंने काबीना के इजलास का बॉयकॉट कर दिया, जिसमें रेकोडेक के हवाले से अप्रूवल दिया गया कि जी अब वी कैन गो इनटू द साइनिंग ऑफ दिस अग्रीमेंट विद द कैनेडियन कंपनी, जिसका नाम जो है वो बैरिक गोल्ड है. उनके साथ हम अग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते हैं. अगर आपको पता हो, से 2 दिन पहले एक फैसला आया, ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमें भेजा गया है वो ठीक है, वी आर इन लाइन विद दैट, इट इज इन लाइन विद द 2013 जजमेंट बाय द देन सुप्रीम कोर्ट. उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसकी जानिब से जो फैसला दिया गया है
उसके मुताबिक ये सही फैसला आया है, ये सही इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है, तो हुकूमत चाहे तो जाके इस पे कानून बना सकती है. अब हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं. सदर ने ये रेफरेंस क्यों भेजा था? सदर ने ये रेफरेंस जो है भेजा था उस जमाने में जिस जमाने में सदर साहब की अपनी पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी. मार्च के महीने की बात है. ये एक बड़ी अच्छी खबर जो है ये सामने आई थी पाकिस्तान में कि रेकोडेक का प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान को जो एक मैसिव किस्म की पेनल्टी पे करनी थी, पाकिस्तान और जो कंपनी जो कि रेकोडेक में वन ऑफ द कंपनीज जो कि रेकोडेक में काम करने वाली थी अब से तकरीबन कोई 13-14 साल पहले, उसके साथ पाकिस्तान का अग्रीमेंट दोबारा से हो रहा है. और उस कंपनी ने कहा है कि हम जो आप पे पेनल्टी विन कर आए हैं उसको हम वेव कर देंगे, प्रोवाइडेड इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया जाए. ठीक है जी. अब ये एक उस वक्त की गवर्नमेंट, इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी. बल्कि मेरा ये ख्याल है दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सक्सेसेस ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, बिकॉज इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इसके खजाने में कुल मिला के कोई अब तो 6.7 अरब है या 7.6 अरब है. मैंने तो ऑनेस्टली फॉलो करना ही बंद कर दिया है. कम ही हो रहे हैं, बढ़ तो रहा ही नहीं है. उसके पास इतने डॉलर हैं, उस पे 11 अरब की पेनल्टी ठुक गई थी. मुख्तलिफ पेनल्टीज मिला मिलू के 11 अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपयों की नहीं यार मैं. वरना तो 11 अरब रुपए तो मियां साहब खुद निकाले, ये लो यार रखो यार. 11 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ. तो वो अब पेनल्टी जो है ना वो हम पे ठुक गई थी. अब ये पाकिस्तानी कहाँ से पे करते हैं, क्योंकि जैसे पेनल्टी हम पे क्यों ठुकी, अब मैं वापस आए जा रहा हूँ. ठीक है जी, मैं पीछे आपको लेते जा रहा हूँ. पेनल्टी 11 अरब की इसलिए ठुकी बिकॉज पाकिस्तान ने वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था. इंटरनेशनल कहीं भी दुनिया में आपकी जिंदगी आपके मजहब में आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको आप वायलेट करेंगे तो गुनाह भी है. लेकिन अब आपको पता है ये मॉडर्न वर्ल्ड गुनाह और सवाब के कॉन्सेप्ट पे तो नहीं चलती ना, ये चलती है पेनल्टीज और सजा और जजा के कानून के ऊपर. और सजा पाकिस्तान को इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने की ये मिली कि जी हम जो है वो पेनल्टी पे करें. उन कंपनी ने हम पे इतनी बड़ी एक जो है ना वो पेनल्टी, वो इंटरनेशनल कोर्ट गए, वर्ल्ड बैंक की जो कोर्ट्स होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर द आर्बिट्रेशन, वहां पे गए. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ हमने ये मुआहिदा किया था, पाकिस्तान ने इस मुआहिदे की वायलेशन किया, इसलिए हमें कॉम्पनसेशन दी जाए. अब उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये लो जी इतने 9 अरब, पता नहीं 6 अरब कहीं और से आए, 3 अरब कहीं और से आए, 2 अरब, यानी सबने कहा लूट लो जाके पाकिस्तान को. कैसे पाकिस्तान ने इतने बड़े प्रोजेक्ट की जो है ना वायलेशन की है, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है. अच्छा, वायलेशन क्यों की है? वायलेशन इसलिए की है, इस वायलेशन के 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे. कैरेक्टर नंबर 1, पाकिस्तान के लेजेंडरी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जो कि अगर आपको याद हो उन्होंने एक बादशाह सलामत की हैसियत से पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने जो है वो चलाया और वो फैसले दे दिया करते थे. और बस बड़ा उनका एक एरोगेंट सा स्टाइल था एंड ऑल, बिकॉज जाहिर है आपको पता है बड़े लाड और मोहब्बत और प्यार के साथ जो उनको एक बार फिर से चीफ जस्टिस बनाया गया था. इससे पहले वो सुप्रीम स्टील मिल्स का भी जजमेंट दे चुके हैं. मैं तो कहता हूँ स्टील मिल्स के भी पैसे उनको बिल कर दें, बिकॉज आज तक आपको पता है स्टील मिल्स पर ठिकाने लग गई थी, लेकिन उन्होंने ठिकाने लगने नहीं दी. रेकोडेक के साथ भी मोरलेस ऐसा ही. उन्होंने कहा जी रेकोडेक का एक कॉन्ट्रैक्ट गलत है. ओ यार खुदा का खौफ करे, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है. उन्होंने कहा जी गलत है, ये इसमें ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है. कैरेक्टर नंबर 1. कैरेक्टर नंबर 2, पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद, वो आ गए थे जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बताने के लिए कि मैं करता हूँ जी, मैं आपको जो ना सोना निकाल के बताता हूँ और मैं आपको कॉपर निकाल के दिखाता हूँ. कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं. न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर बाय द वे वाज अ मेटलर्जिस्ट. उनका काम एक्चुअली यही था. वो किसी और काम में लग गए, वो एक अलग बात है. हमने उनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना दिया, वो अलग बात है. लेकिन असल काम उनका ये था यार, वो भी यार ये एक पूरी साइंस है यार. और ये इसके लिए आपको जिस स्केल पे जाके प्रोड्यूस करना पड़ता है, हमारे पास तो वो एक्सपर्टीज ही नहीं थी. लेकिन डॉक्टर समर मुबारक मंद ने जाके जो है ना उन्होंने कहा जी मुझे 9 अरब रुपए दें, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा. बाद में आप जानते हैं जस्टिस साकिब निसार ने जो है वो समर मुबारक मंद को बुला के उनकी एक बार काफी क्लास ली थी. लेकिन खैर एनीवे, अब जो है ना वो हुआ ये कि इन्होंने जो है ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये फैसला दे दिया. और ये फैसला जब दे दिया तो फिर फैसला दे दिया उन्होंने, तो वो तो पता है सुप्रीम कोर्ट पत्थर पे लकीर होती है. अब क्या हुआ, उससे पीछे और जाते हैं. उससे पीछे कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे ये मुआहिदा जो है पाकिस्तान ने बिलाखिर साइन किया था. इसके लिए दुनिया की 2 बड़ी कॉपर और गोल्ड की कंपनीज आई थी. एक कंपनी जिसका नाम एंटोफगास्टा था, जिसका ताल्लुक चिली से था. चिली आपको पता दुनिया के बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर्स में से एक है और उनकी कुछ कंपनियां दुनिया की बड़ी कॉपर प्रोड्यूसर, उनकी एक्सपर्टीज है कॉपर को प्रोड्यूस करना, ओपन पिट माइनिंग करना जो है. उनका एक ज्वाइंट वेंचर बना था, एक स्पेशल पर्पस कंपनी उन्होंने बनाई थी विद अ कंपनी कॉल्ड बैरिक गोल्ड, जो कि कैनेडियन कंपनी थी. तो एक चिलियन और कैनेडियन कंपनी ने मिलकर तीथियान कॉपर नाम की एक कंपनी बनाई थी.
TCC के नाम से, और उसको ये रेकोडिक का ये प्रोजेक्ट मुशर्रफ के टाइम, जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो है उनको अवार्ड किया गया था. गेम चेंजर बात की जाती थी, 50 बिलियन टू 100 बिलियन डॉलर्स की बात की जाती थी. गोल्ड के रिजर्व तो कम थे लेकिन कॉपर के बहुत ज्यादा थे, और आपको पता है कि कॉपर जो है इज अ वेरी सॉलिड कंडक्टर. और आजकल जो इलेक्ट्रिक कार्स और ये सारी चीजें हैं जो कि आप गेम चेंज हो चुकी है, उसमें तो ये मोबाइल बैटरीज एंड ऑल, उसमें तो पता नहीं गेम कहां से कहां पाकिस्तान की पहुंच जानी थी. खैर एनीवे, बदकिस्मती के बाद जो मैंने आपको बोला कि टीथियन, माफ कीजिएगा, ड्रैकोडिक की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में थी, तो ये मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है. अब सुप्रीम कोर्ट फैसला, सारा कुछ क्लियर हो गया. इस हुकूमत को भी पता है कि यार ये अग्रीमेंट 15 दिसंबर वाज द टाइमलाइन जब तक पाकिस्तान को अपनी काबीना से इस मुआहिदे को अप्रूव करवाना था, और ये मुआहिदा जो है ये अप्रूव हो गया, बाइज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है. गुड थिंग डन बाय दिस गवर्नमेंट, दे हैड नो अदर ऑप्शन. लेकिन JUI और मैंगल ग्रुप जो है BNP का, वो इस वक्त रास्ते में आ गए हैं और कहते हैं कि जी हम ये काम नहीं होने देंगे. याद रहे पिछली गवर्नमेंट ने जो एक और जबरदस्त काम किया है वो ये कि उन्होंने द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जो ओनरशिप थी रेकोडेक में, वो गालिबन पहले 25% थी, उसको बढ़ा के 50% कर दिया. और जो एक और अच्छा काम किया वो ये कि एंटोफेगास्टा को इस गेम से पूरी बाहर कर दिया है, और अब सिर्फ बैरिक गोल्ड के साथ जो है वो हम डील कर रहे हैं. जिनके साथ तो बैरिक गोल्ड ने पैसे दिए, एंटोफेगास्टा ने कहा यार तू निकल यार यहाँ से, मैं अकेला डील करूंगा उनके साथ, और ये डील हो गई थी. तो इसके सारा खदोखाल सेट हो गया था मार्च के महीने में ही. अब ये सारी कानूनी रुकावटें सब दूर हो गई हैं. अब कोई पंगा नहीं आना है इसमें इंशाल्लाह. और ये तकरीबन कोई 6 साल बाद जाके, अगर ये गेम अभी शुरू होती है तो 6 साल बाद जाके ये कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करेगा. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस गाइस. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.